आज के हमारे स्रोत कक्षा 6 विज्ञान के अध्याय 7 के नोट्स और डायग्राम्स है। इसका शीर्षक है पौधों को जानिए। इन नोट्स की शुरुआत में एक बहुत ही साधारण सी लाइन लिखी है, मैं उसे शब्दशः पढ़ती हूँ। जी बताइए। लाइन है, क्या कभी ध्यान दिया है कि कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े और कुछ सिर्फ धब्बों जैसे? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है। और आज का हमारा मिशन इसी हजेंगे, मतलब जैसे उनका अपना एक किचन और एक बेहतरीन प्लम्बिंग सिस्टम। यह विषय भले ही बुनियादी लगे, लेकिन जब हम पौधों के अंगों और उनके वर्गीकरण को गहराई से समझना शुरू करते हैं तो प्रकृति के बड़े पैटर्न सामने आने लगते हैं। यह सिर्फ नाम याद रखने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह देखने की बात है कि प्रकृति ने जीवन को कितनी कुशलता से डिजाइन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नोट्स के पहले पेज पर आते हैं। यहाँ चित्र 1 में दिखाया गया है एक पौधे का पूरा ढांचा। जी। इसमें पौधे के मुख्य भाग लेबल किए गए हैं। मैं पढ़ती हूँ। जमीन के नीचे जड़, उसके ऊपर तना, तने से जुड़ी पत्तियां और सबसे ऊपर हमें प्रकृति में इतनी भारी विविधता देखने को मिलती है। उसी विविधता को समझने के लिए स्रोत में पौधों को उनकी ऊंचाई और तने के आधार पर 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यहाँ चित्र 2 में दिखाया गया है पौधों के 3 प्रकार। इसके नीचे जो टेक्स्ट लिखा है मैं उसे पढ़ती हूँ। पहला है शाक। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और इनमें अक्सर कई शाखाएं नहीं होती। इसे समझने के लिए टमाटर के पौधे का उदाहरण सबसे अच्छा है। एक शाक या हर्ब अपनी ज्यादातर ऊर्जा एक बड़ा तना बनाने के बजाय तेजी से बढ़ने में लगाता है, इसलिए उनका तना इतना कोमल होता है। बिल्कुल। अब दूसरा वर्ग देखते हैं। जी, स्रोत में दूसरा है झाड़ी। मैं टेक्स्ट पढ़ती हूँ। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें झाड़ी कहते हैं। तो अगर हम इसे सर्वाइवल के नजरिए से देखें तो झाड़ी की रणनीति ये होती है कि जमीन के ठीक ऊपर से ही शाखाएं फैला ली जाएं, ताकि वो आसपास की पूरी जगह घेर सकें। सही कहा। नींबू का पौधा इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उसका तना कठोर होता है पर पेड़ जैसा मोटा नहीं। और तीसरा वर्ग है वृक्ष। मैं इसके बारे में पढ़ती हूँ। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें वृक्ष कहते हैं। वृक्ष जैसे कि आम का पेड़, ये एक लंबी अवधि का निवेश है। जी। वे एक मोटा और मजबूत तना बनाने में भारी ऊर्जा लगाते हैं ताकि वो बाकी पौधों से ऊपर उठकर सूरज की सीधी रोशनी पा सकें। ये बहुत ही रोचक है। लेकिन इन नोट्स में कुछ ऐसे पौधों का भी जिक्र है जिनके तने बिल्कुल सीधे खड़े नहीं हो सकते। हाँ, कमजोर तने वाले पौधे। बिल्कुल। यहाँ चित्र 3 में दिखाया गया है कुछ ऐसे पौधे जो जमीन पर फैले हैं या किसी सहारे से ऊपर चढ़ रहे हैं। मैं इसके बारे में लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ती हूँ। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। देखिए, इसे भी ऊर्जा प्रबंधन के नजरिए से समझा जा सकता है। एक बड़ा तना बनाने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है, तो ये पौधे अपनी ऊर्जा बचा लेते हैं। बिल्कुल। विसर्पी लताएं जैसे खरबूजा या लौकी अपनी पूरी ऊर्जा जमीन पर फैलने और बड़े बड़े फल उगाने में लगा देती हैं। और आरोही पौधे जैसे मनी प्लांट या अंगूर, वे किसी सहारे का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ते हैं। सही कहा। ये प्रकृति का एक बहुत ही स्मार्ट एनर्जी सेविंग मोड है। अब तने की इस बाहरी बनावट से आगे बढ़कर उसके आंतरिक काम को समझते हैं। यहाँ चित्र 4 में दिखाया गया है तने का कार्य। मैं पढ़ती हूँ। तना जल का संवहन करता है। जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुँचते हैं। अगर हम इसे आसान शब्दों में कहें तो तना सिर्फ पौधे को सीधा रखने वाला खंबा नहीं है, वह एक संवहन या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जी। ये एक सक्रिय प्लम्बिंग सिस्टम की तरह काम करता है। ये जड़ों से जल और खनिज ऊपर ले जाता है और पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को वापस नीचे लाता है। इसे साबित करने के लिए नोट्स में क्रियाकलाप 2 दिया गया है। मैं इसे पढ़ती हूँ। एक गिलास में 1/3 जल भरें, उसमें लाल स्याही की कुछ बूंदें डालें, शाक के तने को गिलास में रखें। अगले दिन तने और पत्तियों में लाल रंग दिखाई देता है। ये प्रयोग बहुत ही सरल है, लेकिन ये जिस बात को प्रमाणित करता है वो बहुत बड़ी है। कैसे? जब पत्तियां लाल होने लगती हैं तो ये सीधे तौर पर साबित करता है कि पानी
गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल विपरीत दिशा में नीचे से ऊपर की ओर यात्रा कर रहा है, बिना किसी मोटर के। बिल्कुल, ये तने के अंदर मौजूद पतली नलिकाओं का कमाल है। ये सच में अद्भुत है। आप तने के इस पाइपलाइन से आगे बढ़कर उस जगह पर आते हैं जहां ये पानी पहुंचता है, यानी पत्तियां। जी, पौधे का सबसे सक्रिय हिस्सा। यहाँ चित्र 5 में दिखाया गया है पत्ती की संरचना। इसमें 2 मुख्य भाग हैं। मैं पढ़ती हूँ। पत्ती का वो भाग जिसके द्वारा वो तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। तो जो छोटी सी डंडी है वो पर्णवृंत है, और जो पूरा हरा चपटा हिस्सा हम देखते हैं वो फलक है। इसी को और करीब से समझने के लिए क्रियाकलाप 3 दिया गया है। एक कागज के नीचे पत्ती रखकर ऊपर से पेंसिल रगड़ने को कहा गया है, जिससे कागज पर पत्ती की रेखाएं उभर आती हैं। और इन्हीं रेखाओं को शिराएं कहते हैं। ये शिराएं दरअसल पत्ती का अपना आंतरिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होती हैं। नोट्स में आगे शिरा विन्यास के बारे में बताया गया है। यहाँ चित्र 6 में दिखाया गया है पत्तियों के 2 अलग-अलग डिजाइन। मैं टेक्स्ट पढ़ती हूँ। पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है, इसे मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। और ये डिजाइन 2 तरह का होता है। हाँ, मैं आगे पढ़ती हूँ। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो ये शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है, और यदि शिराएं एक दूसरे के समांतर हैं तो ये समांतर शिरा विन्यास कहलाता है। इसे समझना बहुत आसान है। जैसे पीपल, गुलाब या तुलसी की पत्तियां, उनमें एक पूरा जाल बना होता है जो जालिका रूपी है। और घास या गेहूं की पत्तियों में रेखाएं सीधी चलती हैं, यानी समांतर। ये शिरा विन्यास सिर्फ डिजाइन का हिस्सा नहीं है, ये पौधे की आंतरिक बनावट का एक बहुत बड़ा संकेत है जो जड़ों से जुड़ा है। उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पत्तियों के 2 मुख्य कार्य देख लेते हैं। यहाँ चित्र 7 में वाष्पोत्सर्जन को दिखाया गया है। मैं पढ़ती हूँ। पत्तियां जल को वाष्प के रूप में वायु में निष्कासित करती हैं। इस प्रक्रम को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम पौधे का पसीना आना कह सकते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप 4 भी है, जहां पौधे की शाखा पर पॉलीथीन बांधने से अंदर जल की बूंदें बन जाती हैं। जी, जड़ें जितना पानी जमीन से सोखती हैं, पौधा उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करता है। बाकी पानी पत्तियां भाप के रूप में बाहर निकाल देती हैं। इसका क्या फायदा है? ये चिलचिलाती धूप में पौधे को ठंडा रखता है, बिल्कुल एक प्राकृतिक कूलर की तरह। और ये हमारे पर्यावरण के जल चक्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और पत्तियों का दूसरा कार्य, जिसे पौधे का किचन कहा जाता है, यहाँ चित्र 8 में दिखाया गया है। मैं टेक्स्ट पढ़ती हूँ। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक प्रक्रिया है। इसके लिए नोट्स में एक समीकरण भी है। सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल मिलकर भोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं। और इसी की जांच के लिए क्रियाकलाप 5 यानी मंड या स्टार्च परीक्षण दिया गया है। जब पत्ती को उबालकर उस पर आयोडीन डाला जाता है तो उसका रंग बैंगनी काला हो जाता है। ये बैंगनी काला रंग क्या दर्शाता है? ये विज्ञान में एक स्पष्ट संकेत है कि वहाँ मंड या स्टार्च मौजूद है, यानी पत्तियों ने सफलतापूर्वक अपना भोजन बना लिया है। यह जमीन के ऊपर का काम हुआ। अब नोट्स हमें मिट्टी के नीचे ले जाते हैं, जड़ों की दुनिया में। पौधे का लंगर। बिल्कुल। यहाँ चित्र 9 में दिखाया गया है जड़ के कार्य। मैं पढ़ती हूँ। जड़ें मिट्टी से जल और खनिजों का अवशोषण करती हैं तथा पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। इसे स्थिरीकरण कहते हैं। क्रियाकलाप 6 में बताया गया है कि पौधों को खींचकर निकालना कठिन होता है। यह इसी वजह से है। जड़ें उसे जकड़े रहती हैं। और जड़ों के भी प्रकार होते हैं। यहाँ चित्र 10 में दिखाया गया है। मैं पढ़ती हूँ। जिन जड़ों में एक मुख्य जड़ होती है और दूसरी छोटी जड़ें होती हैं, उन्हें मूसला जड़ कहते हैं। और जिन पौधों में कोई मुख्य जड़ नहीं होती, बल्कि सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, उन्हें झकड़ा या रेशेदार जड़ कहते हैं। मूसला जड़ का उदाहरण हम चना, सरसों या आम में देख सकते हैं। इसमें एक मोटी जड़ गहराई तक जाती है। और झकड़ा जड़ घास या गेहूं में होती है, जहां एक गुच्छा सा होता है। सही।
और यहीं पर विज्ञान का वो सबसे खूबसूरत नियम आता है जिसे हम द गोल्डन रूल कह सकते हैं। हाँ, चित्र 11 के पास ये रोचक तथ्य दिया गया है, बिना पौधे को उखाड़े जड़ पहचानने का तरीका। श्रोताओं को ये जानकर हैरानी होगी कि प्रकृति ने जमीन के नीचे के इस रहस्य को पत्तियों के डिजाइन में लिख दिया है। मैं वो नियम पढ़ती हूँ। यदि पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास है तो पौधे की जड़ें मूसला होंगी। यदि पत्ती में समांतर शिरा विन्यास है तो जड़ें झकड़ा होंगी। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। जैसे पीपल के पत्ते में जाल होता है तो उसकी जड़ मूसला होगी, घास के पत्ते में सीधी रेखाएं होती हैं तो उसकी जड़ झकड़ा होगी। प्रकृति का ये जुड़ाव बहुत ही कमाल का है। और इसी के साथ नोट्स में ये भी बताया गया है कि हम कुछ जड़ों को खाते भी हैं। जी हाँ, गाजर, मूली, शकरकंद और शलजम, ये सब पौधे की फूली हुई जड़ें ही हैं जिनमें भोजन जमा होता है। अब सीधे ऊपर चलते हैं पौधे के सबसे सुंदर हिस्से की तरफ, यानी पुष्प। फूल किसी भी पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है। यहाँ चित्र 12 में पुष्प के बाहरी भाग दिखाए गए हैं। मैं पढ़ती हूँ। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग पंखुड़ियां हैं और जो छोटी हरी पत्ती जैसी संरचना है उसे बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल कली की अवस्था में फूल की सुरक्षा करता है। और पंखुड़ियां इतनी रंगीन क्यों होती हैं? उनका चटक रंग कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए होता है। यह पौधे के प्रजनन में मदद करता है। और प्रजनन को समझने के लिए नोट्स में पुष्प के आंतरिक भागों को दिखाया गया है, चित्र 13 और 14। जी, मैं पढ़ती हूँ। पंखुड़ियों को हटाने पर नर जनन भाग दिखता है जिसे पुंकेसर कहते हैं। इसके हिस्से हैं परागकोश और तंतु, और पुष्प के केंद्र में मादा जनन भाग होता है जिसे स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर के भी 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर का वर्तिकाग्र, बीच की वर्तिका और सबसे नीचे का अंडाशय। अंडाशय की संरचना को चित्र 15 में दिखाया गया है और इसके लिए क्रियाकलाप 11 है। अंडाशय को काट के देखना। मैं टेक्स्ट पढ़ती हूँ। ब्लेड से अंडाशय को काटकर सूक्ष्मदर्शी से देखने पर अंदर छोटी गोल संरचनाएं दिखती हैं जिन्हें बीजांड कहते हैं। इसे सूखने से बचाने के लिए पानी की बूंद डालनी पड़ती है। ये बीजांड ही आगे चलकर बीज बनते हैं और जो अंडाशय है वो पककर फल बन जाता है। ये पूरी एक अलग दुनिया है जो एक फूल के अंदर बसती है। बिल्कुल। अब हम आखिरी पेज पर आ गए हैं। यहाँ चित्र 16 में आज की चर्चा का सारांश दिया गया है। हमने देखा कि पौधे कैसे शाख, झाड़ी और वृक्ष में बटे हैं। हमने तने के संवहन कार्य को समझा, पत्तियों के वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण को देखा, जड़ों के प्रकार और वो शिरा विन्यास वाला नियम भी जाना, और अंत में फूल के हिस्सों को डीकोड किया। मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। अगली बार जब भी कोई साधारण सी घास देखें तो उसे सिर्फ एक पौधे की तरह ना देखें। सही कहा। उसके अंदर चल रहे उस अदृश्य कारखाने। अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना